प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोरारजी भाई ने कहा कि बाहर के आदमियों का दबाव सरकार पे नहीं रहेगा। तो पूछा लोगों ने बाहर के आदमी साहब का मतलब क्या है, तो सभी समझ गया कि वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो पार्टी का अध्यक्ष बना उसने तो यही कह दिया कि जयप्रकाश हैं कौन। लोगों को शपथ ग्रहण करा देने के बाद जो वो पटना लौटे उसका तो कभी भी दिल्ली नहीं गया। फिर एक बार एक बड़े आज सज्जन है, नाम नहीं लेता हूँ, वो ये प्रस्ताव लेकर आया कि कैबिनेट ही यहाँ बुला ली जाए पटना, आप नहीं दिल्ली आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कौन हूँ कैबिनेट बुलाने वाला। वो जो तीन नेता थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम जी की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको लेके जो जनता पार्टी की कलह शुरू हुई, और चौथा कोण चंद्रशेखर जी का था जी। तो चंद्रशेखर जी का मैंने बयान एक मुझे ध्यान है कि किसी समय उन्होंने कहा था कि हु इज जेपी, जेपी कौन है। और अगस्त 77 की ही बात है, ये आया था कि भाई जेपी से का एक इंटरव्यू छपा था कि भाई जेपी से तो कोई सलाह भी लेने नहीं जाता था कोई। तो वो दौर याद है कि जेपी जनता पार्टी की कला से या उसकी दिशाहीनता से कितना और किस तरह से दुखी थे, और क्या कोशिश की उन्होंने उसको बचाने की। बहुत ही दुखी थे। उनको इस बात की बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी कि ये लोग इस तरह का करेंगे। हालांकि चंद्रशेखर जी ने आपने जिस बयान की बात कही उसकी सफाई देने के लिए आए थे और काफ़ी देर तक बताते रहे कि नहीं, मैंने एकदम अलग कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी और गलत तरीके से छापी गई वगैरह वगैरह। लेकिन दो चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोरारजी भाई ने कहा कि बाहर के आदमियों का दबाव सरकार पे नहीं रहेगा। तो पूछा लोगों ने बाहर के आदमी साहब का मतलब क्या है, तो सभी समझ गया कि वो किसके तरफ इशारा कर रहे हैं। और जो पार्टी का अध्यक्ष बना उसने तो यही कह दिया कि जयप्रकाश हैं कौन। ये जो दूरी है रामदत्त जी, ये गांधी और कांग्रेस के बीच भी आज़ादी के बाद आ गए थे। गांधी ने कहा कि अब मेरी कोई सुनता नहीं है, और जयप्रकाश को भी महसूस हुआ कि उनके आने के बाद जो लोग उनके ही कंधों पर बैठकर कुर्सियों तक पहुंच गए, उन लोगों ने एक दूसरे तरह का रूप ले लिया। तो क्रांति में और सत्ता में ये संघर्ष, ये दूरी हमेशा बनी रहने वाली है। नहीं, इससे क्या ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, आपने गांधी जी का भी जिक्र किया और जेपी का, कि ऐसे बड़े आंदोलन, ऐसी क्रांतियों में फिर रिमोट कंट्रोल से काम नहीं चलता, जो उसके क्योंकि उसका एक अपना व्यक्तित्व हो जाता है, उस पार्टी का, संगठन का, दल का, आंदोलन का, और फिर उसके जो नेता होते हैं वो दूसरे को, भले मॉरल अथॉरिटी हो, उसको वो आउटसाइडर समझने लगते हैं। फिर वो नहीं, आप ये गांधी, रामदेव जी, मैं कहूंगा कि ये रिमोट कंट्रोल अच्छा शब्द नहीं है। ये बेहतर शब्द आप बताइए। लेकिन मेरा गांधी जी का शब्द है जनमत का दबाव, है ना। वो कहते हैं आज़ादी के बाद कि अब आप कैसे लड़ेंगे, तो कहते हैं मैं आई विल फाइट विद द वेपन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो लोकतंत्र में जनमत इतना मजबूत बनाना पड़ेगा। जब बिल्कुल लाचारी की स्थिति हो गई थी तो एक दिन बहुत भावुक होकर रात में मुझसे बोले कि तुमको लगता है इन लोगों को मैं एक क्षण भी कुर्सी पर बैठे रहने देता अगर मैं घूम पाता देश में। तो मुझको तो लोगों के बीच में जाता हूँ तो ताकत मिलती है, वहां से रास्ते मुझको समझ में आते हैं, मैं इनको बैठने नहीं देता। लेकिन नहीं, मेरा मतलब यही था कि जो निर्णय की शक्ति है अपने हाथ में है, इतना मतलब है कि जनमत संगठित हो और एक्सप्रेसिव हो, उस दबाव को कोई भी लोकतांत्रिक सरकार इग्नोर नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन जो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आंदोलन का नायक हो, जो उसका नेतृत्व किया हो, जिसने उसको दिशा दी हो, तो उसको कमान अपने हाथ में ही रखनी चाहिए, नहीं तो ये बिखरने का खतरा रहता है, फिसलने का, कि जो लोग आएंगे फिर उसको सत्ता के अपने ढंग से उनको चलाने लगती है। वो चाहे नेहरू, पटेल और लोग रहे हों, और चाहे मोरारजी देसाई, चरण सिंह और जगजीवन राम रहे। थोड़े से इसको अलग से दूसरे एंगल से देखिए कि बागडोर किसके हाथ में रखनी है। किसी जयप्रकाश के हाथ में नहीं रखनी है, लोगों के हाथ में रखनी है। इसीलिए पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करो, उसको मजबूत बनाओ, सक्रिय करो, ये जोर है। गांधी कहते हैं लोक सेवक संघ बनाना है, जयप्रकाश कहते हैं जनता सरकार बनानी है। जनता सरकार को मजबूत, यानी नेतृत्व की एक नई कल्पना है ये। हम लोग का मन बार बार दौड़ता है पॉलिटिकल नेतृत्व की जो कल्पना है उसकी तरफ, कि एक मजबूत आदमी है, उसके हाथ में सत्ता है, वो
तंत्र निकल जाता है हाथ से, मेरा कहने का तात्पर्य। हाँ नहीं, तंत्र को तो लोग कंट्रोल कर सकते हैं ना, अभी तक लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ नहीं है कि लोकतंत्र को कंट्रोल करे। उसकी कोशिश करते रहना है, बार बार उसकी याद भी करते रहना है। जिस जनता पार्टी को खड़ा किया जेपी ने और तमाम देश भर के लोगों ने, इंदिरा जी को डिक्टेटर के तौर पे उनका विरोध किया, उनको सत्ता से हटाया गया। और फिर चौधरी चरण सिंह ने, जो मोहन मीके शराब व्यापारी हैं, उनके मध्यस्थता से फिर इंदिरा जी से सपोर्ट लेके खुद प्रधानमंत्री बने। क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पे? वही कहूँगा जो कुछ देर पहले हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में और नैतिकता की मांग में बहुत बड़ा फर्क है। चौधरी चरण सिंह ने जो किया, और अगर आप लोगों को किसी को बुरा नहीं लगे तो मैं कहूँ चंद्रशेखर जी ने जो किया, और राजनारायण जो इंदिरा जी, राजनारायण जी ने जो किया, कितने नाम लेंगे हम। और ये सब हमारे साथी हैं जिनका बहुत सम्मान करता हूँ मैं, इनके साथ हम लोगों ने काम किया है। इन सब लोगों ने जो किया वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म से ज़्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भी पॉलिटिक्स की एक सच्चाई है। आप कितना भी इवेट करने की कोशिश करें, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकिंग एक चीज़ होती है। कुछ लोग पॉलिटिकिंग को पॉलिटिक्स समझते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, पॉलिटिकिंग जो है वो चटनी की तरह है, खाने में चटनी की तरह, उसी को खाना बना लोगे तो गए। तो आजकल पॉलिटिकिंग वाला जो समय चल रहा है उसी का इस्तेमाल किया जगजीवन बाबू ने, चरण सिंह जी ने, चंद्रशेखर जी ने, राजनारायण जी ने, वगैरह वगैरह। और वो पूरा प्रयोग जहाँ तक भी संभाल कर ले जाया जा सकता था वहाँ भी नहीं ले जाया जा सका, इसीलिए बाग उजड़ गया, सारे कुछ बर्बाद हो गए, ऐसा जयप्रकाश जी को कहना पड़ा। एक पत्र जेपी ने 18 जुलाई 1979 को चंद्रशेखर जी को लिखा था कि ये जो क्राइसिस है इसमें जगजीवन बाबू को नेतृत्व सौंप दिया जाए। देखिए, एक तो बात तो कही थी, याद होगा आपको, कि उन्होंने कहा कि 1 साल तक अब मैं कुछ बोलूँगा नहीं, 1 साल तक इस सरकार को काम करने का मौका दूंगा, साल भर के बाद मैं अपनी बात कहूँगा। उस साल भर का इंतज़ार किया उन्होंने। उस बीच में दिल्ली से लोगों का आना और उन पर ये दबाव डालना कि आप किसी तरह दिल्ली चलिए, पार्टी बिखर रही है, विवाद हो रहे हैं, वो किसी के भी कहने से दिल्ली नहीं गए। अगर आपको याद होगा तो रामजी वहाँ लोगों को शपथ ग्रहण करा देने के बाद जो वो पटना लौटे, उसका तो कभी भी दिल्ली नहीं गए। फिर एक बार एक बड़े आज सज्जन है, नाम नहीं लेता हूँ, वो ये प्रस्ताव लेकर आया कि कैबिनेट ही यहाँ बुला ली जाए, पटना आप नहीं दिल्ली आएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कौन हूँ कैबिनेट बुलाने वाला, मैं उस तरह की स्थिति में अपने को डालना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए वो आपको ही निपटाना है। इस परिस्थिति में जो आप कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल जो नेतृत्व है, वो तंत्र जो है वो बिखरने लगता है, तो किसी को होना चाहिए जो उसको पकड़ कर रखे। वो काम तो था जिसका काम था, इसीलिए 1 साल पूरा होने के बाद उन्होंने पहला पत्र चंद्रशेखर जी को लिखा पार्टी अध्यक्ष के रूप में, और ये लिखा उन्होंने कि जो पार्टी तुम्हारे हाथ में सौंपी गई थी, पत्र आप एक बार पढ़िएगा तो और भी मजा आएगा, अपने दर्शकों को भी मजा आएगा। तुमको जो पार्टी सौंपी गई थी वो बहुत मजबूत दिशा में जाने वाली थी, उल्टी दिशा में गई है, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। और उसमें उन्होंने संकेत किया कि जो सरकार का नेतृत्व है, ये बातचीत हुई थी इस तरह की कि कुछ समय के लिए मोरारजी भाई इसको संभाल कर एक स्टेबिलिटी दे देंगे, उसके बाद इसको बदला जाएगा, वो उसके बारे में सोचना चाहिए। उसके कुछ ही दिन के बाद उन्होंने फाइनल पत्र प्रधानमंत्री को लिखा, वो पत्र भी आपके ध्यान में होगा। मोरारजी भाई को लिखा था, बहुत फ्रैंक और बड़ा पत्र था, काफी हाँ बड़ा पत्र है, बड़ी मेहनत से लिखा हुआ बहुत सारी बातें लिखी थी कि भ्रष्टाचार पे भी रोक नहीं लगी, बल्कि बढ़ गया भ्रष्टाचार, बहुत सारी बातें। तो सारा कुछ एक एक पॉइंट लिखा उन्होंने, और उसमें यह भी लिखा उन्होंने कि आपको नेतृत्व छोड़ना चाहिए और अब ये नेतृत्व जगजीवन बाबू के पास जाना चाहिए। उनके मन में 2 बातें थी। उस समय भी जब प्रधानमंत्री चुनने का समय था तो भी जगजीवन बाबू की बात आई थी, और आप जानते हैं जेपी का जो राजनीतिक गठन था वो पिछड़ी जाति के किसी अच्छे मजबूत नेता को सामने लाना चाहते थे, जैसे गांधी जी लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि, लेकिन उस समय उन्होंने कहा कि जगजीवन बाबू की दिक्कत ये है
कि उन्होंने ही पार्लियामेंट में इमरजेंसी का बिल पेश किया, प्रस्ताव का बिल पेश कर। जी जी। तो बिल पेश उन्होंने किया था और उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भी हैं। तो एक आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुआ था, वो ऐसे आदमी को तुरंत नेतृत्व में कैसे ला सकता है? लेकिन आपको याद होगा सरकार बन गई, जगजीवन बाबू और चरण सिंह शामिल नहीं हुए थे। जयप्रकाश जी ने पूरी ताकत लगाई कि किसी भी तरह से जगजीवन बाबू को सरकार में आना चाहिए, और वो आए। बहुत सारी मैन्यूवरिंग हुई उसके पीछे। यानी जगजीवन बाबू के रूप में एक पिछड़ी जाति का प्रभावशाली आदमी देश का नेतृत्व कर रहा है, इसके बारे में वो बहुत सावधान थे कि ऐसा चित्र बनना चाहिए लोगों के सामने। लेकिन वो नहीं हो पाया उस तरह से। मोरारजी भाई उतने लचीले भी नहीं थे, और चंद्रशेखर जी ने उस समय बहुत कमज़ोर भूमिका अदा की। अगर उन्होंने संगठन को पूरी तरह से अपने पीछे खड़ा कर लिया होता तो जयप्रकाश जी ज़्यादा मजबूती से इंटरवेन कर पाते। लेकिन वो जो दूरी बनाकर जेपी रखना चाहते थे पेटी पॉलिटिक्स में और अपने प्रयास में, उसके कारण भी वो बात उस तरह से हो नहीं पाई। तो ऐसी ट्रेजेडी हिस्ट्री में होती रहती है। ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि मोरारजी बाबू दिल्ली, वो बॉम्बे में थे, जेपी भर्ती थे अस्पताल में, तो उनको देखने जाने में भी उनको हिचक थी बहुत। हाँ जी, हाँ सर, सुनता हूँ। हालांकि मैं जब था तो 2-3 बार मोरारजी भाई आए थे और बड़े कंसर्न से और बड़े प्यार से जेपी से मिले थे। लेकिन जेपी के साथ एक थोड़ा टेढ़ा सा रिश्ता था उनका, ये तो सभी जानते हैं। और जेपी के लिए वो पहली पसंद भी नहीं थे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी की बहुत, मतलब पॉलिटिकल सिचुएशंस की प्रेशर बहुत अलग तरह से काम करती है। मेरा एक सवाल ये बनता है कि आप हो, मैं हूँ, कुमार शुभमूर्ति हो, बहुत सारे हजारों लाखों लोग हैं। हम लोग जे आंदोलन की पढ़ाई छोड़ के 20-21 साल की उम्र में माँ बाप को नाराज करके हम लोग आंदोलन में कूदे थे। तो हम लोग तो जेपी के भरोसे और जेपी के कहने पे कूदे थे ना। तो ये जेपी की क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि फिर वो जनता पार्टी को बजाय दूरी बना के और उनको छोड़ देने के उसको सही दिशा में ले जाते, मतलब ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाते? आपको नहीं लगता कि ये कहीं इसमें कोई कोताही हुई, या क्या मनस्थिति थी? मैं दूसरी तरह से कहूँगा और आपकी तरफ से भी कह रहा हूँ कि रामदत्त त्रिपाठी को भी और कुमार प्रशांत को भी और हमारे जैसे लाखों नौजवानों को भी इस बात का बहुत गर्व है, बहुत संतोष है कि इतिहास के उस मोड़ पर हम लोगों भूमिका ले पाए और हमने बहुत हिम्मत के साथ उस काम को किया जो हमारे अंदर से निकली थी बात। अब जो आप कह रहे हैं उसको इस तरह से भी आप देखिए कि जेपी की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेवारी ये थी कि संपूर्ण क्रांति के प्रति समर्पित नौजवानों को आखिर तक उनका नेतृत्व मिले। बीमारी के बिस्तर से भी वो बोध गया के प्रयोगों के बारे में एक एक चीज की जानकारी पूछते रहते थे, बताते रहते थे, कुछ भी हो तो संदेश भेजते थे। यानी उनके मन में ये था कि मेरा जो मुख्य काम था वो तो बोध गया में हो रहा है, वो तो फलानी जगह हो रहा है। आपको याद होगा मैं अखबार निकालता था जो जयप्रकाश जी के विचारों का मुखपत्र माना जाता था, उसके हर अंक को पढ़ते थे और उस पर मुझसे पूछते थे कि ये बात क्यों इसमें छपी, इसका तुमने कैसे इसका रिश्ता निकाला। ये बीमार आदमी बिस्तर पर जो जान रहा है कि कल को रहेगा कि नहीं, वो इतना सावधान था। तो रामदत्त जी, ये जो कमिटमेंट है वो दोनों तरफ से जांचना पड़ेगा। जयप्रकाश जी एक क्रांति के नायक थे, पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जो परिवर्तन हुआ वो तो उसका बाई प्रोडक्ट था जो हो गया, वो उसका बाई प्रोडक्ट था। मुझे ध्यान है हम लोग बोध गया गए थे और बाद में फिर लौट के बोध गया से आए थे तो जेपी से मिले थे कदम कुआं में। और कितना सादा रहन सहन था जेपी का, आज तो कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इस तरह से एक सिंपल कमरे में और एक बरामदे में और एक आदमी कैसे इतना बड़ा लीडर जीवन मतलब रह सकता है। अब चर्चा को खत्म करते समय एक याद आपको कराता हूँ। मफतलाल आए जेपी से मिलने के लिए। मफतलाल ने उस समय ऐसी घोषणा की थी कि मैं अपने सारे उद्योग गांव में ले जाता हूँ, क्योंकि जेपी कह रहे हैं कि उद्योगों को गांव में ले जाना चाहिए। तो जेपी से मिलने आए थे पटना में, वहीं जहाँ आपने देखा है उनको, वहाँ बात हुई। फिर जब जाने लगे तो मैं उनको छोड़ने गया तो उससे पूछा साहब की कोठी कहाँ है। मैंने कहा कोठी यही है जहाँ पर आप हैं। तो बोले साहब यहीं रहते हैं।
हमने कहा जी यही कोठी है, यही घर है, यही मकान है और यही कमरा है इनके पास, इनकी कोठी कहीं पर पतली सी सड़क है वो। जी जी। तो उनको लगा था कि साहब रहते तो किसी कोठी में होंगे, मिलने के लिए यहाँ पर आते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, यही सब कुछ है। मैंने कहा साहब के पास कोई कार नहीं है, जब इनको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो हम लोग 4 दोस्तों को फ़ोन करते हैं, किसी की कार खाली हो तो ज़रा भेज दीजिएगा, 2 घंटे के लिए जेपी कहीं जाने वाले हैं। ऐसा एक नेता हम लोगों को मिला, जिसका जीवन, जिसका विचार इतना एकरूप हो चुका था कि हम लोगों ने एक नए तरह के आदमी को देखा, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण है। और हम लोग उसमें सहयात्री बने, इसका डेफिनेटली हमें गर्व है। आज भी वो सारी समस्याएं जिनको लेकर के जेपी और हम लोग संपूर्ण क्रांति के लिए आगे बढ़े थे, उससे ज्यादा विभत्स रूप में मौजूद है। खास करके अगर सांप्रदायिकता का एंगल देखें और भ्रष्टाचार और डिक्टेटरशिप तो एक अलग चीज है। क्या कहेंगे यूथ से, आज के यूथ से क्या कहेंगे? अब मैं इतनी बड़ी जगह पे तो नहीं हूँ कि देश के यूथ से कुछ कह सकूं, लेकिन मैं अपनी तरह से युवकों के बीच में काम कर रहा हूँ। एक युवकों का संगठन बनाए रखा है हम लोगों ने, राष्ट्रीय युवा संगठन के नाम से, जिसको देश में फैलाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। गांधी के विचार और गांधी के प्रयोगों में जिन लोगों की दिलचस्पी है, जो भावी रामदत्त त्रिपाठी हैं, उन सब लोगों को इस मंच पर लाने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि ये विरासत जो है उसको संभाल करके आगे ले जाने वाले नए साथी खड़े हों। तो देश के सारे युवकों से अगर मैं कुछ कह सकता हूँ तो इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि भाई इस जयप्रकाश को, इस गांधी को सही तरीके से समझो और इसकी उंगली पकड़कर चलने की कोशिश करो। और मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप ये जो नया फिनोमिनन देश में शुरू हुआ है पिछले कुछ दिनों से, 6 जून से, काकरोच जनता पार्टी, क्या कहेंगे इसके बारे में? कहूँगा कुछ तो अच्छा ही कहूँगा। मैं इसको कोई बहुत गंभीर चीज़ नहीं मानता हूँ, अभी तक जितनी मेरी समझ है इसके बारे में, क्योंकि इनके लोगों से मैं मिला नहीं हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि पूरी व्यवस्था जो 70-75 साल की हम लोगों ने खड़ी की, वो कितने बुरी तरह विफल हुई है। कांग्रेस जनता पार्टी उसका घोषणा पत्र है। सब तरफ से निराश युवक किसी एक ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसका भविष्य क्या है मालूम नहीं है। तो याद आता है मुझको कि जब सुनील दत्त साहब ने पंजाब की पद यात्रा शुरू की थी, फिल्म एक्टर थे वो, उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि प्रशांत जी ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, शुरू के दौर में आप मेरे साथ चलिए। तो हम लोग कुछ दूर उनकी यात्रा में साथ थे। तो एक दिन मुझसे पूछे कि देखिए ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, फिल्म एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं किया है, मेरा समाज में कोई देन भी नहीं है, मेरी कोई, इतने लोग मेरे पीछे पीछे क्यों दौड़ते हैं? मैंने कहा नहीं, आपके पीछे नहीं दौड़ रहे हैं, ये लोग टूटी हुई आशा के पीछे दौड़ रहे हैं। जो आशाएं बहुत पहले गांधी जी ने जगाई थी और बहुत सारे लोगों ने जगाई थी, वो आशा जिस तरह से टूटी है, वो टूटे लोग हर संभावना के पीछे दौड़ते हैं कि शायद ये कुछ करके निकालेगा। वही चीज़ है जो आज कांग्रेस जनता पार्टी का जो हम लोग देख रहे हैं आकर्षण, उसके पीछे लोग, मैं बहुत आशा से उसको देखता हूँ। इसलिए नहीं कि ये कुछ कर जाएगा, इसलिए कि इस तरह के टूटे हुए सपनों को इकट्ठा करके कुछ नए सपने की तरफ ले जाने की हम कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार प्रशांत जी, और बहुत सारी यादें ताजा हो गई, बहुत सारे सवालों पे हमने चर्चा की, और हालांकि बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं जी। हाँ, बहुत दिन के बाद हम लोग इस तरह से बात कर पाए। जिन आपसे बात करने में मुझको बहुत खुशी हो रही है, जिन लोगों ने सुना उनको जितना भी अच्छा लगे, लेकिन एक सपने को देखकर साथ चलने वाले लोग जब मिलते हैं तो बहुत सारी पुरानी चीज़ें खुलती हैं, उसके बहुत नए नए मतलब भी समझ में आने लगते हैं। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला कुमार प्रशांत जी, बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत उन तमाम लाखों लोगों को तो पसंद आएगी ही जो इस संपूर्ण क्रांति आंदोलन के सहयात्री थे, और या जो आज किसी दिशा की तलाश में है, शायद उनको भी कुछ इसमें से सूत्र मिले। इसी उम्मीद के साथ बातचीत को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार।